नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है अज्ञे की लिखी कहानी देवी सिंह। बाबूजी, कुछ मैगजीन खरीदोगे? मिस्टर अस्थाना ने उसका सवाल नहीं सुना। सवाल तो दूर, किसी का जवाब सुनना भी उन्हें गवारा नहीं होता। अपनी ही बात उन्हें कितनी प्रिय है, यह मैं अक्सर सोचा करता हूँ। मुझसे बोले, तुम्हारी दलीलें सब वैसी होती हैं। तुम एक आदमी के प्रयास को देखकर ही मुग्ध हो जाते हो। तुम्हें यह दिखता ही नहीं कि एक आदमी कुछ नहीं, एक आदमी की स्ट्रगलिंग कोई मायने रखती है। असल चीज वर्गों का संघर्ष है। जवाब देने की व्यर्थता जाने हुए भी मैं कुछ कहता, पर लड़के ने फिर पुकारा, बाबूजी, मैगजीन खरीदोगे? नई आई है। कई एक। और मैं क्षण भर उसे देखता ही रह गया। किसी तरह मैंने कहा, अरे देवी सिंह, तुम? और एक बार फिर सिर से पैर तक उसे देखा गया। उसने कुछ आहत अभिमान के भाव से कहा, हाँ बाबूजी, मैं दिन में स्कूल में पढ़ता हूँ, शाम को अखबार बेचता हूँ। मिस्टर अस्थाना से मैंने कहा, इसकी कहानी आप जानते तो हैं। आपकी बात का जवाब आपको खुद मिल जाता है। हाँ, वह हूँ करके बात उड़ा दे सकते हैं, पर मेरी स्मृति में सहसा कई बातें कांटे सी उभर आई है। कोई 2 साल पहले की बातें, जब मैंने देवी सिंह को पहले पहल देखा था और फिर उसका नाम जाना था। फैंसी बाजार के लंबे बरामदे में से होता हुआ मैं चला जा रहा था। जहाँ तहाँ कंघी, शीशे, चादर, तौलिए और फीते तस्मे बेचने वाले बरामदे के खंभों से लगे थे। उनके बीच से गुजरता वैसा ही था सागर के किनारे सूखी सीपियों के बीच में से होते हुए जाना। एक और सागर सी दुकानें, जिसे लुभाने वाले आलोक की लहरियां तब तब आकर बरामदे को खींच जाती है, और दूसरी जन अंकुल। तभी एक खंबे के पीछे से एक टेढ़ी मेढ़ी छाया ने लपक कर हाथ बढ़ाए और एक बेमेल स्वर में कहा, बाबूजी, अधन्ना दोगे? स्वर तो बेमेल था ही, क्योंकि भिखारियों के स्वर में दीनता होती है। ऐसा सहज अपनापन नहीं। और मांगने वाले भिखारी भी मुझे याद नहीं पड़ता। मुझे कभी मिले हो, या तो पैसा मांगते हैं या इकन्नी। भिखारियों को पैसा देने या न देने का अर्थशास्त्र मैं नहीं जानता। मिस्टर आस्थाना कभी कभी समझाने लगते हैं कि यह दया वया की भावना गलत चीज है और भिखारियों को बढ़ावा देने वर्ग संघर्ष को कमजोर बनाता है, पर मैं अधिक ध्यान नहीं देता। मैंने मान लिया कि मानव के प्रति आर्द्रता को भी सुखा डालना अगर अक्लमंदी है, तो वैसी अक्लमंदी को दूर से सलाम कर लेना ही ठीक है। और सौभाग्य से उस समय मिस्टर अस्थाना साथ में भी नहीं थे। मैंने लड़के को सिर से पैर तक देखा, या सच कहूँ तो सिर से धड़ तक, क्योंकि उसका धड़ ही बरामदे पर टिका था। हाथों में थमी हुई लकड़ी की घोड़ियों के सहारे भुजाओं पर बल देकर वह घिसटता हुआ चलता था। टांगे थी तो, पर सूखी हुई, निर्जीव। देखते ही ज्ञात हो पाता था कि शैशव में विटामिन सी की कमी और उसके साथ साथ पोलियो या शिशुकालीन लय से उसका शरीर अधशरीर बेकार हो गया। लेकिन शरीर की सहज क्षतिपूर्ता के कारण उसका धड़ भी सुगठित था, और उसके कंधे अकाल यौवन की पुष्ट मांसपेशियों को सूचित कर रहे थे, और उसके चेहरे पर एक दृढ़ता और आत्मविश्वास की झलक थी। मैंने उससे पूछा, अधन्ना क्यों? और इकन्नी हो तो?
उसने मानो मुझ पर एहसान करते हुए कहा, तो आपकी इकन्नी ही ले लेंगे। मैंने जेब में हाथ डाला। वहाँ इकन्नी भी नहीं थी, दुअन्नी थी। उसी के लहजे के अनुकूल मैंने भी मानो अपनी सफाई देते हुए, अरे मेरे पास तो सिर्फ दुअन्नी है। उसने मेरी ओर संदिग्ध भाव से देखा, कहीं मैं उसे बना तो नहीं रहा हूँ। फिर तनिक मुस्कुरा कर बोला, चलिए दुअन्नी ही दे दीजिए, काम आएगी। दुअन्नी देकर मैं उसका नाम पता और इतिहास पूछने लगता तो कोई अजब बात न होती। मैंने अक्सर लोगों को ऐसा करते देखा है, शायद किसी करुण कहानी सुनकर अपने इकन्नी दुअन्नी के बलिदान की इतिया बढ़ जाती है। पर मैं चाहता भी तो उसे मौका नहीं दिया। दुअन्नी लेते ही उसका हाथ नीचे पड़ी घोड़ी पर टिका। देह का भार उस पर साध कर वह मुड़ा और इस फुर्ती से खंभे की ओट में गया कि मैं भौचक्का सा रह गया। साथ ही ओट के उसके पीछे से उसके कंठ का स्वर मैंने सुना, अबे हो गया बे, अबे ले, अबे यही ले आ। मेरा कौतूहल उचित था या नहीं सो मैं क्या जानूं, पर मैं खंबे की ओट रहकर आगे की बातों पर कान लगाए रहा। उसी के समयवश और एक लड़के की आवाज आई, क्या हो गया बे देवी सिंह? बस देखता रहे, अभी पता लग जाएगा। और एक तीसरा स्वर निकट आता हुआ, अबे साले तू बता दे, देख बे गाली वाली मत दे, नहीं तो अभी ठीक कर दूंगा। हाँ। और फिर दूर किसी की ओर उन्मुख होकर देवी सिंह ने आवाज दी, ले आबे, जल्दी ले आ, इनको भी दिखा दीजो। क्षण भर बातचीत स्थगित रही। फिर एक चौथा कुछ रूखा पहाड़ी स्वर बोला, अभी देखो। देवी सिंह ने बड़े उत्कंठ स्वर से कहा, अच्छा वाला दिखाना, पूरा दिखाना, बीच में कुछ छोड़ छाड़ मत जाना। हाँ। और उसने एक चित्कार किया, जैसा सामने मधुर भोजन आने पर कभी लोग करते हैं। रूखा स्वर और रुखाई से बोला, 4 तो पैसे दोगे? देवी सिंह ने झपट कर कहा, अबे 4 क्यों बे, अब तू 8 ले लेना, पर देखेंगे हम पूरा। फिर कुछ रुक कर देख ले, तू भी कंगाल है और हम भी कंगाल। तू जो मुझ पे आता है दिखा दे, और जो हमसे बनेगा दे देंगे, समझा? और इससे ज्यादा बस्सा भी क्या देवे, क्यों वे ठीक ही कही ना? मैंने तनिक झांक कर देखा। रूखे स्वर के मालिक ने कंधों पर से बहंगी उतारकर 2 पिटारियां जमीन पर टिका दी। उसकी रूखी लटके उसके थके और धूल भरे चेहरे से चिपक रही थी। एकाग्रता होकर वह पिटारियां खोलकर एक मैली गुदरी की ओट में तरह तरह की चीजें इधर उधर जमा कर रहा था। उस दिन मैंने इतना ही देखा था। यह भी काफी असाधारण और अस्मरणीय था। क्रमशः उसके बारे में और भी कुछ ज्ञात हुआ, लेकिन ज्ञान उसे कहना चाहिए जिससे नई सृष्टि मिले, नहीं तो जानकारियों का कोई अंत थोड़े ही है। देवी सिंह के माता पिता नहीं थे, कम से कम उसके संपर्क में नहीं थे। किसी चाचा ने उसे पाला था और फिर शहर के मरुस्थल में डाल दिया था कि जा सके तो कोई हरियाली ठाठ ढूंढ ले। किंतु देवी सिंह को जीवन में रुचि थी, अपार रुचि थी। वह हारा हुआ भिखारी नहीं बन सका था। मुझे बरामदे में वह अक्सर दिख जाता था, लेकिन हर बार पैसे नहीं मांगता, मुस्कुरा कर रह जाता। धीरे धीरे समझ में आया कि वह किसी एक व्यक्ति से सप्ताह में 1 बार से अधिक नहीं मांगता।
और समय मुस्कुराकर मानो कह देता है कि हाँ, मैं जानता हूँ आप मेहरबान हैं। जब मुझे ज़रूरत होगी आपसे मांग लूँगा। कुछ महीनों बाद वह एकाएक लापता हो गया। उस बरामदे से गुजरते हुए जब तक उसकी अनुपस्थिति खटक जाती, पर जल्दी ही मैं उसका भी आदी हो गया। फिर कोई 1.5 वर्ष बाद ही उस दिन मिस्टर अस्थाना के साथ जाते अचानक उसे मैगजीन बेचते हुए देखा। जब अचंभा कुछ संभाला तो मैंने उसे फिर से सिर से पैर तक देखा। अब की बार धड़ तक नहीं ही, क्योंकि वह अब खड़ा था। उसकी दोनों टांगें लोहे और लकड़ी के एक चौखट में कसकर सीधी कर दी गई थी। अभी उसमें इतना जोर नहीं था कि वह केवल उन्हीं के सहारे खड़ा हो सके, पर वह चल तो सकता है। और अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और भी स्पष्ट था। पूछने पर मालूम हुआ कि उसने पैसे जुटाकर अपने इलाज का प्रबंध किया था। पोलियो रोग के एक विशेषज्ञ के पास 6 महीने बिताए थे और जब अपने भविष्य का बारे में आश्वस्त था। अब जो हो रहा है वह भीख नहीं मांगेगा और मैगजीन की बिक्री के सहारे पढ़ भी लेगा। एक दिन मैंने पूछा, देवी सिंह, मदारी का तमाशा अब नहीं देखते? उसने हंसकर उत्तर दिया, बाबूजी, सब तो तमाशा ही तमाशा है। इस अकाल परिपक्वता से कुछ सहमकर मैंने पूछा, क्या मतलब? वह बोला, पहले मैं जमीन पर रेंगता था। कुछ भी देखने के लिए मुझे गर्दन उठानी पड़ती थी। तब हमेशा ऐसे तमाशे की तलाश रहती थी जो बिना गर्दन थकाए देख सकूं। अब तो खड़ा खड़ा सब देखता हूँ। सभी तमाशा है। फिर कुछ रुककर जरा शरारत भरी हंसी से देखिए न, कैसे कैसे बाबू साहब आते हैं और क्या क्या मैगजीन खरीदते हैं। उस दिन मैंने सोचा था, इस समय कहीं मिस्टर अस्थाना साथ होते, पर अच्छा ही हुआ वह नहीं थे। नहीं तो सारी बात सुनकर उन्हें केवल वर्ग युद्ध का और प्रमाण ही दिखता। क्योंकि नहीं तो विटामिन सी की कमी ही क्यों हो और पोलियो ही क्यों हो। ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि अभाव में भी अपने को उपयोगी बनाना, पंगु होकर भी समाज में अपने अस्तित्व को सार्थक बनाना केवल पलायन है। उसके लिए वर्गों का संघर्ष ही कुछ सब कुछ है। व्यक्ति का आत्मदान कुछ नहीं। वे यह नहीं देखते कि आत्मदान से पलायन सबसे बड़ा पलायन है। वह जीवन के रस से पलायन है, किसी मरुभूमि की ओर, और कौन जाने। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।